नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रेम पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये एपिसोड 824 का अगला भाग है, यानी 825। ये कहानी है आशीष की, पार्ट 7। पीछे की कहानी आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा। आशीष एक मजदूर थे। मध्य प्रदेश के एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और अचानक उनका एक दोस्त मदद करता है और वो दोस्त की मदद से इस जगह पर पहुंचते हैं, मैडम के ठिकाने पर। और उसके बाद जो जो एपिसोड आपने सुन रखा है, अब उसकी आगे की कहानी है। जब मैं सो करके उठा ना, तो सुबह के 9 बज रहे थे और इतना देर तक मैं कभी सोता नहीं था। लेकिन मैडम के साथ जब रात गुजारा तो मुझे होश ही नहीं रहा। और मैं जब उठ के देखता हूँ तो मैडम ना तो बाथरूम में, ना ड्राइंग रूम में, ना पूजा घर में, ना मुझे कहीं उस घर में दिखाई पड़ी। हर तरफ मैं मैडम को ढूंढ चुका था और तब मुझे एहसास हुआ कि मैडम शायद कहीं निकल गई है। और वही हुआ जब मैं बाहर जा कर के और उनका कार का देखा तो कार उस जगह पर थी ही नहीं जहाँ वो कार पार्किंग करती थी। इसका मतलब कि मैडम कहीं बाहर निकल चुकी है। मैं अब अपने रूम में आ चुका था, जहाँ मैं पहले कई रात बिताई थी, जहाँ मैं रहता था। जिस कमरे में रात को सोया था वो तो मैडम का कमरा था। अब मैं अपने फ्रेश व्रेश हो करके बिस्तर पर आ गिरा था। फ्रिज में जो कुछ भी था नाश्ते के लिए मैं उपयोग कर चुका था। अब उसमें विशेष कुछ बचा नहीं था। मुझे लगा कि मैडम खाना पीने का इंतजाम करने ही गई है। अब क्या लेके आती हैं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। मैं बिस्तर पर अब आराम कर रहा था। मेरे पास में कोई काम तो नहीं था। अब वही सब मैं सोच रहा था अपने भविष्य के बारे में। मैं कहाँ मजदूरी किया करता था, फैक्ट्री में अपना खून और शरीर को बर्बाद कर रहा था, और कहाँ मैं इस जगह पर पहुंच गया। ये पहले आत्माएं मुझे तो दिखाई नहीं देती थी, अब मुझे ये आत्माएं क्यों नजर आती है। मैं जब गांव में था तब तो मैडम वहाँ नहीं थी। मुझे लगता था पहले कि मैडम साथ में होती हैं तभी ये आत्माएं मुझे नजर आती है। लेकिन मैं अब तो गांव में जब था तभी मुझे आत्मा नजर आ रही थी। तो ज़रूर मैडम ने मेरे साथ में कुछ न कुछ किया है और तभी आत्माएं मुझे नजर आ जाती है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही सोच विचार कर रहा था। सबसे दया तो मैं उस काली औरत पर लगता था। औरत तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसा उसका रूप था, जला हुआ दिखता था जैसे कोयले की खदान से निकली हो। मुझे उस पर बहुत दया आता था कि उस बेचारी के साथ ना जाने क्या हुआ होगा और कैसे उसने इतना जुल्म सहा। क्या मैं जान सकता हूँ उसकी कहानी के बारे में। लेकिन मुझे लगता था कि मैं उसकी कहानी सुन नहीं पाऊंगा। मुझे उसकी तरफ देखा ही नहीं जाता था। जब भी मैं देखने की कोशिश करता ना तो पूरा बदन सिहर जाता था। और कमाल की बात थी कि अभी तक कोई भी आत्मा मेरे आसपास में नज़र नहीं आ रही थी। और इतना ज़रूर जानता था कि आत्माएं इसी कमरे में या इस घर के अंदर में कहीं न कहीं होगी, और जब उनकी इच्छा होगी तभी वो हमें दिखेंगी, ऐसा मैं समझ चुका था। अब यही सोच विचार करते करते मैं उस विषय पर आ चुका था जो उस काली आत्मा ने कहा था कि मेरे पास धन है और धन जेवर के रूप में है। जेवर को उसने एक जगह पर छिपाया हुआ था और वो जगह चल करके दिखा सकती थी जहाँ पर जेवर उसने छिपा रखा था। अब तो ये मैडम ही कर सकती थी,
ये मैडम का ही काम था। मैं इतना बड़ा कोई तांत्रिक तो नहीं बन गया था। मुझे तो तांत्रिक का ABCD भी नहीं आती थी। इसके बाद मैं गहरी नींद में सो चुका था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और दरवाज़ा खुला और मैडम की आवाज़ आई, आशीष उठ जाओ, थोड़ी मेरी मदद करो। मैं जल्दी से पलंग से उठा और दरवाज़ा खोल करके गलियारे में आ चुका था। मैडम कुछ पैकेट अपने हाथ में पकड़ के ला रही थी और कह रही थी कि आशीष, गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है, उसको उठा करके अंदर ले आओ। और सुनो, डिक्की के अंदर में भी एक बोरी रखी हुई है, उसको भी उठा ले आना। जब बोरी का नाम मैंने सुना ना, तो मैं समझ गया कि उस बोरी में जरूर मांस ही होगा। मैडम जब किसी आत्मा को बुलाना चाहती थी या फिर उस आत्मा को भेजना चाहती थी तो उसका खुराक जरूर देती थी। अब मुझे अब इतना तो आइडिया लग चुका था। आज सही में जब मैं उस बोरे को उठाया ना, तो वजनदार लगा। मतलब उस दिन तो जैसा था वजन इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि 10-15 किलो मांस तो ज़रूर होगा। तो क्या आज कोई विशेष पूजा होने जा रही है? मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो लग चुका था। और इसके बाद जो भी सामान था कार से मैं निकाल करके, जो खाने पीने का सामान था वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और जो मेन सामान मैडम पूजा का था वो अपने साथ ही ले गई थी। और वो सुरक्षित जगह पर रख करके बाकी जो मांस का जो बोरी था मैंने फ्रीजर में, बड़े वाला फ्रीजर में रख दिया था, ताकि वो चीज़ खराब ना हो। इतना तो मैं समझ चुका था। खोल कर देखने की मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। और उसको उठाने के बाद मुझे एहसास तो ज़रूर हो चुका था। मेरा हाथ भीग चुका था, वो भी लाल रंग से। हाँ, मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि इस बोरी के अंदर में क्या है और आज रात क्या होने वाला है। जब मैं हाथ धो धा कर फ्रेश होकर के और मैडम के कमरे के अंदर जाने लगा, तो मैं देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। हाँ, मैं अब ठिठक गया था। दरवाजे पर खड़ा होकर के मैं नॉक करने लगा। तभी मैडम का सुरीला आवाज़ सुनाई पड़ी कि रुक जाओ आशीष, थोड़ी देर, मैं अभी आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। और मैं इंतज़ार करने लगा। वो थोड़ी देर 10 मिनट में जा कर के हुई। आज जब मैडम ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर पहुंचा। मैडम अपनी वो सफ़ेद रंग की ड्रेस में जो एक परी के समान ही दिखती थी, और वो पलंग पर आकर के बैठ गई। अब मुझे बोली, आशीष आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। आज जो हम पूजा करेंगे उसमें क्या क्या करना है और आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में हम पहले से बात कर लें, ताकि तुम्हें भी सब कुछ पता रहे। मैं भी जानना चाहता था उस काली लड़की के बारे में, उसका कहानी जानना चाहता था। अब मैं मैडम से पूछा कि आप उस आत्मा को मुक्त करेंगी ना? लेकिन उसके पास तो वो बता रही थी कि बहुत सारा सोना है जेवर के रूप में जो छिपा कर रखी है। मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन इसकी हालत हुई कैसे? कौन किया इसकी हालत? मैडम मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी कि देखो आशीष, ये दुनिया है ना, और मरने के बाद भी ऐसे कुछ तत्व हैं जो आत्माओं पर जुल्म ढाते हैं। जिंदा तो ढाते ही हैं, जिंदा लोग तो एक दूसरे पर अत्याचार तो करते हैं, लेकिन मरने के बाद भी कोई आत्मा सही ढंग से रह नहीं पाते। ये लड़की बेचारी बहुत साल पहले अपने घर से अपने प्रेमी के साथ बहुत सारा जेवर लेकर के भागी थी। उसके माता पिता उसके जो प्रेमी था उसे शादी नहीं कर रहे थे, और लड़की इस जीत पर अड़ी हुई थी कि शादी करूंगी तो अपनी प्रेमी से, और माता पिता बिल्कुल मना कर दिए थे। लड़की मौका पा कर के अपने प्रेमी को सूचित किया कि तुम फलानी जगह पर मिलना। उस जगह पर वो लड़की रात को आएगी।
प्रेमी बेचारा तो जा कर के शाम के टाइम से ही उस जगह पर जाके बैठ चुका था। इंतजार कर रहा था अपना महबूबा को कि कब आएगी कब आएगी। और महबूबा भी सोई नहीं थी। रात के करीब 12 बज रहा था। लेकिन जब भी वो उठने की कोशिश करती, उनकी जो माँ थी वो जगने की अवस्था में हो जाती। अब फिर उनको रुकना ही पड़ता। अब इस तरह करते करते रात को 1 बजे जब देखा कि हाँ, माँ गहरी नींद में सो गई है, पापा अपने दूसरे कमरे में होंगे, घर के परिवार भी सो चुके होंगे, और तब वो लड़की जो शादी का अपना जेवर था, माँ का जेवर नहीं, सिर्फ उसके लिए जो जेवर बना हुआ था शादी के लिए, और वही जेवर इकट्ठा किया, अब बिना देरी किए उस घर से निकल चुकी थी। आज जब उस जगह पर गई ना, तो उसका प्रेमी था ही नहीं उस जगह पर। उसने बहुत इंतजार किया, घंटा 1.5 घंटा। उसको लगा कि अब वापस घर लौटना चाहिए, प्रेमी ने धोखा दिया। लेकिन प्रेमी को ऐसा नहीं था कि प्रेमी ने धोखा दिया था। उस रात में प्रेमी के साथ भी एक बड़ा सा हादसा हो चुका था। प्रेमी रात भर बैठा हुआ इंतजार करता रहा, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, कि कब उसकी प्रेमिका आ जाएगी और वो लोग किसी नए मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। और इंतजार करते करते रात के 12 बज चुका था। वो जगह थी एक खेत जैसी। वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, और मेन पहचान वही थी। उस लड़की ने बताया था कि उसी पीपल के पेड़ के पास तुम रुकना, मैं रात में किसी भी वक्त जब मेरी माँ सो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी, और इसके बाद हम दोनों प्रेमी कहीं दूर निकल जाएंगे। लेकिन उस प्रेमी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेमी इंतजार करता रह गया। जब रात के 12 से ऊपर का टाइम हो गया तो वो बेचैन हो चुका था, और वो अब सोचने लगा कि शायद अब प्रेमिका मेरी नहीं आएगी, अब तो बहुत रात हो चुका है। अब वो अपने घर की तरफ अब लौटने लगा था। लेकिन जैसे ही रोड के पास पहुंचा, रास्ते में शमशान आता था, और शमशान के जैसे पास पहुंचा, उसके शिकार में कुछ लोग पहले से ही तैयार बैठे हुए थे, और उसको उसी रात शमशान में दबोच लिया गया। और सही मायने में लड़की जान भी नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या है, प्रेमी उसका जिंदा है या मर चुका है। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि अब लड़की करे तो क्या करे, कहाँ जाए, प्रेमी उसका है नहीं। अब घर लौटे, उसके पास दूसरा ही विकल्प था कि अपने माँ के पास लौट जाए और पता करे दिन में कि उसका प्रेमी कहाँ पर है, क्यों नहीं आया। और आखिरकार उसी पीपल के पेड़ के थोड़ा आगे एक बड़ा सा गड्ढा था। उसमें एक आदमी मजे से अंदर समा जाता था। गर्मी के दिन थे। वो गड्ढा जो था किसी खास पर्पस के लिए खोदा गया था, शायद कोई बड़ा सा पेड़ लगाने के लिए या फिर ना जाने किस लिए। वो गड्ढा ही सबसे बड़ा सुरक्षित लगा उस लड़की को, अपना जीवन छिपाने के लिए। और वो पोटली तो पहले से ही तैयार करके आई थी, और वो गड्ढे में चली गई। वो गड्ढा को थोड़ा और अपने हाथों से खोद डाला, नरम मिट्टी निकाल करके, और उस पोटली को वहीं दबा दिया। और इसके बाद जमीन बराबर करके, और निशान तो वही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। और उसके बाद वो अपने घर लौट आई थी। सब परिवार अभी भी सोया हुआ था। उसकी माँ भी सोई हुई थी, और वह अपनी माँ के बगल में आके लेट गए। अगले सुबह सबसे पहले जब उठी तो उसका ध्यान अपने प्रेमी की तरफ ही गया। लेकिन अब कोई ना कोई बहाना करके घर से निकलना था। और जब घर से बाहर निकली, तब उसको पता चला कि शमशान घाट में एक नौजवान बेहोश पाया गया है,
और उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। वो समझ गई कि जरूर वो मेरा प्रेमी होगा। जैसा पहनावा, जैसा उसका जैसा कद काठी था, वैसा ही लग रहा था। अब जैसे तैसे वो हॉस्पिटल में पहुंची और तब देखा उसको ग्लूकोज चढ़ रहा था और वो बेहोशी की हालत में था। बिल्कुल रो पड़ी थी अपने प्रेमी के ये हालत देख करके, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला कि हम इलाज कर रहे हैं, ना जाने इसको कैसे बेहोशी आ गई है। ये जिंदा तो है लेकिन कोमे में चला गया है। अब ये होश में आएगा कि नहीं आएगा कुछ भी नहीं मालूम। और वो लड़की, जो काली लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो मैडम मुझे संबोधन करके कहने लगी। वो लड़की कई बार वो हॉस्पिटल में गई लेकिन उसका कोमा टूटा नहीं। और इसके बाद लड़की जैसे पागल सी हो गई थी। उसको लग रहा था कि उसका परिवार ही दोषी है। अगर उस लड़के से मेरी शादी हो जाती तो लड़का सुरक्षित रहता। इसमें मेरे माँ बाप ही दोषी हैं। और लड़की अब गुस्सा में भर चुकी थी और वो अपना घर छोड़ करके अनजान रास्ते पर चल पड़ी थी, और वो भी रात के टाइम। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। अब भटकती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर एक पिशाच का राज था, और ऐसी लड़कियों की तलाश में था जो कुंवारी हो। और फिर उसने उस लड़की को अपने कैद में रख लिया और उसकी आत्मा को उसके शरीर से अब निकाल चुका था। सीधे शब्द में कहा जाए तो उस लड़की को मार चुका था और शरीर ऐसा कर दिया था कि कोई दूसरा देखे तो डर जाए। जलाया नहीं गया था, उसकी शक्ति से सब कुछ ऐसा उसने कर दिया था ताकि कोई भी देखे ना तो देख करके डर जाए। इतनी भयानक चेहरा उस शैतान ने, पिशाच ने अब बना दिया था। और लड़की उसके बस में, उसकी आत्मा बहुत सालों तक कैद रही। अब फिर मौका पा करके एक दिन भाग चली थी। अब उससे दूर निकल गई थी, भटकते भटकते भटकते, और आखिरकार जो तुम्हारे साथ में दूसरी आत्मा लड़की है उसके पास पहुंच गई और उसने मदद मांगी कि मुझे मुक्ति दिया जाए। अब बदले में जो चाहेंगे हम दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा जेवर है जो मैं जानती हूँ कि कहाँ पर है। मैं जब उस लड़की की कहानी सुना ना, काली लड़की का, तो मेरा रोम रोम कांप गया था कि हे भगवान, ये तो हमारी दुनिया में होता है। लोग बाग एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन आत्माओं में भी ऐसा होता है। कोई पिशाच कोई आत्मा को अपने कैद में रख सकता है, जिंदा लड़की को मार सकता है और उसका आत्मा भी निकाल सकता है। मैं नए नए तरह का तजुर्बा ले रहा था और सही मायने में मेरा तो रोम रोम कांप गया था उस लड़की की दर्द भरी कहानी सुन करके। मेरे तो आंखों से आंसू निकल गया। मैंने मैडम से कहा, क्या वो लड़की का आप रूप वापस नहीं कर सकते? मैं तो देख ही नहीं पा सकता हूँ। तब लड़की कहने लगी कि आज रात की पूजा हो जाने दो और देखो लड़की अपने असली रूप में आ जाएगी। इसीलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। और जानते हो उसके पास जितना सोना है ना, आप समझ लो कि हम लोग करोड़पति तो जरूर बन जाएंगे। आज के टाइम में करोड़ों का सोना है। जो लड़की जैसा बताया है, जिसने मुझे इतना सब कुछ एक एक चीज़ बताई है कि मेरे पास में क्या क्या है, मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ आशीष। अगर वो खजाना हमें मिल गया ना तो समझ लो हम लोग तो ज़रूर अब करोड़पति बन जाएंगे। मैं जब सुना ना तो मेरे होश ठिकाने पर नहीं थे। मैं अब लालच नहीं कर रहा था कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे उस लड़की पर बहुत दया आ रही थी कि उसका प्रेमी भी नहीं मिला। ना जाने उस प्रेमी का क्या हुआ, जिंदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी मालूम नहीं। कोमा से बाहर निकला कि नहीं निकला, कोई भी
पता नहीं था उसका। और उस लड़की ने कितनी यातनाएं झेली है उस पिशाच के द्वारा। मैंने बोला कि मैडम, क्या हम पिशाच से लड़ नहीं सकते? मैडम कहने लगी, अभी मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं आई है। मैं अपना शक्ति बढ़ाने का कोशिश करती हूँ और एक दिन ऐसी शक्ति मेरे पास भी आ जाएगी कि मैं बड़ा सा बड़ा पिशाच से, भूत से मैं लड़ सकूं। लेकिन अभी हमें इतना आगे नहीं बढ़ना है, जितने में हैं हम उतने में ही रहेंगे। अब फिर प्लान बनने लगा था। पहला प्लान था रात को इस लड़की को अब सही ढंग से इसके सही रूप में लाना, और दूसरा प्लान था अब वो जो नई आत्मा थी और वो पागल आत्मा, उनको मुक्त करना। लेकिन उसके लिए वो दोनों लोग राजी नहीं थे। लेकिन मैडम उनको विवश कर रखी थी कि तुम लोग भी अब मुक्ति पा जाओ, और इसके बाद इस लड़की की आत्मा को जब मेरा काम हो जाएगा तब हम मुक्त कर देंगे। दिन के बाद सब कुछ तय हो चुका था, बस रात होने की इंतजार थी। और तब मैडम कहने लगी कि आशीष, अब तुम मुझे थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ ज़रूरी तैयारी करनी है और वो काम अकेले में हो सकता है। मैं मैडम का इशारा समझ गया था और मैं जल्दी से उस कमरे से निकल गया था। अपने कमरे में आ चुका था और मैं पलंग पर सो करके उस काली लड़की के बारे में सब कुछ अब याद कर रहा था कि बेचारी को कितना तकलीफ झेलना पड़ा और आखिरकार अपनी प्रेमी को पा भी नहीं सकी। अपना शरीर को नुकसान तो किया ही, और उसका प्रेमी अब इस दुनिया में है या नहीं है ये तो भगवान ही जानते हैं। और यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद आ चुकी थी। अभी तो दोपहर का वक्त था और जैसे ही मैं गहरी नींद में गया तभी किसी ने आकर के मुझे जगा दिया। मैं जब देखा न उठ करके तो दोनों आत्माएं मुझे अब साफ दिख रही थी। वो काली लड़की तो नहीं थी, एक तो पागल आत्मा जो मेरे सामने ही खड़ी थी और उसके पीछे वो सुंदर लड़की थी। और दोनों अब मुझसे कह रही थी कि आशीष जी, आप हमें बचा लीजिए, हमें मुक्त नहीं होना है, हमें इस दुनिया में रहना है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है और हम आपके आसपास ही रहना चाहते हैं। आपके साथ हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। आप मैडम को मना लीजिए कि हमें मुक्त ना करें, आप ज़रूर हमारी बात को मानेंगे। मैं देख रहा था वो जो चंचल लड़की थी और देखने में पागल सी लगती थी, वो उसकी आंखों में अब आंसू से चमक रहे थे और दूसरी लड़की के भी वही हाल था। मैं अब सीधा छूटते बोल गया कि मैं मैडम से बात करूंगा, अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो पागल आत्मा लड़की कहने लगी कि आशीष जी, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा और हम वचन देते हैं दोनों के दोनों कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप एक आवाज़ देंगे, हम दोनों के दोनों हाजिर हो जाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर के मैं देखता ही रह गया था कि क्या अब मेरे पास ऐसी शक्ति अब आ गई है क्या कि आत्माएं मेरे पास में रहने लगी है। ज़रूर ये मैडम का सोहबत का असर है। और मैं आश्वासन दे चुका था कि देखो, मैं पूरा यत्न करूँगा कि मैडम आप लोग को मुक्ति ना दिलाए, जैसा आप चाहती हो। और फिर वो आत्माएं अब मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी। मैं यही सब सोचता रह गया था, कभी अपने बूढ़े माँ बाप को, कभी बहनों के पास में मेरा मन भटक जाता था कि मेरे दोनों बहनें क्या कर रही होगी, सुख में तो होगी, लेकिन जितना पैसा मैं खर्च किया था उनको सुख में रहना ही था। और इसके बाद शाम होने में अब देर नहीं हुई, मैडम ने मुझे आवाज़ दे दी और इसके बाद मैडम के कमरे में चला गया था। वो पूजा पाठ की सब तैयारी कर चुकी थी और कहने लगी कि आशीष, आज हम रात को 12 बजे देर नहीं करेंगे और पूजा स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद
जब वो लड़की अपने रूप में आ जाएगी और दोनों आत्माओं को मैं मुक्त कर दूंगी, और तब हम अब अगले दिन उस लड़की को लेकर के उस ठिकाने की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर वो करोड़ों का जेवर पड़ा हुआ है, और उस जेवर को हम लोग निकालेंगे तुम्हारी सहायता से। लेकिन मेरा दिमाग अलग दुनिया में घूम रहा था। मैंने दोनों आत्माओं से वादा किया था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, और इसके बाद मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम, इन दोनों आत्माओं को आप रहने दो, अभी इनकी मुक्ति मत करो, ये अभी इसी संसार में रहना चाहती है, देखना चाहती है। और मैं सारी बात उनसे कह दिया। मैडम मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आशीष, लग रहा है कि उन आत्माओं से तुम्हारा नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तुम उनसे दूरी रहो, तभी तुम सही रहोगे, सुरक्षित रहोगे। वो आत्माएं काइयाँ हैं, मुझे सब कुछ पता है, वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कब क्या करेंगी कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मैं कहने लगा कि मैडम जी, वो आत्माएं रो रही थी, हम मुझे उन पर दया आ चुकी है, तो इस बार तो उनको रहने ही दीजिए, अगली बार जब ऐसा आप करें तो ज़रूर आप उनको मुक्ति दिला दीजिएगा, लेकिन आज की रात नहीं। मैडम मुस्कुराते हुए मेरी बात मान चुकी थी। अब रात का 12 बजे का इंतज़ार था और हम पूजा घर में पहुंच चुके थे, और इसके बाद पूजा का काम स्टार्ट हो चुका था। अब जो पहला काम था वो उस लड़की को, काली लड़की को सही रूप में लाना। जो मैडम अब पूजा साधना जो कर रही थी, मंत्र का उच्चारण शुरू हो चुका था, और आखिरकार वो वक्त आया जब सामने रखा दीपक लपलपाने लगा था, और लगा कि बाहर में तेज बवंडर और जानवरों की आवाज़ अब मुझे सुनाई देने लगी। जब भी ऐसा अब मुझे महसूस होने लगा तो मैं समझ गया था कि बाहर से कोई शक्तिशाली आत्मा अब इस घर के अंदर प्रवेश करने वाली है। वैसे ही हुआ। इसके बाद में घर के हर दरवाजे पर जैसे दस्तक होने लगी थी। वो आवाज़ में अपने उस पूजा घर में बैठे बैठे मैं सुन रहा था। मैडम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि देखो आशीष, आज ऐसे ऐसे कहानी बनेगी और तुम बिल्कुल मत डरना। मैं सब कुछ जानता था कि क्या क्या होना है। आखिरकार वो बवंडर आधे घंटे के बाद शांत हो चुका था, और मैडम कह रही थी कि आशीष, वो बोरी अब निकाल करके खोल दो, और एक कोने में अंधेरा कोना की तरफ उन्होंने इशारा किया कि पूरी की बोरी वहीं पर रख दो और फिर उल्टे पैर वापस आ जाना। मैंने वैसे ही किया, और इसके बाद मैडम फिर साधना अपना शुरू कर दिया था, और अचानक वो जो दीपक था जो सीधा जल रहा था, सब कुछ शांत होने के बाद में फिर लपलप करने लगा था। अब फिर एक अजीब सी भारी आवाज़ सुनाई पड़ी, और इसके बाद वो जो लैंप दिया था जो जल रहा था वो बुझ चुका था। और जैसे ही वो दिया बुझा ना, कमरे में जैसे बिजली चली गई हो, पूरा अंधेरा कमरा हो चुका था। बस उस कमरे में बस किसी के खाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। चपर चपर चपर, जैसे कोई साबुत मांस को चबा रहा हो, वैसी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं जान चुका था कि ये मैडम का कोई मित्र है, जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, या ना जाने क्या है। यही तो इनको मदद करता है। मैडम जब भी बुलाती है आ जाता है, लेकिन खाली हाथ नहीं। मैडम को इसके लिए खाने का प्रबंध करना पड़ता है, और वो प्रबंध तो मैडम ने कर लिया था। इसके बाद कुछ देर के बाद जब अंधेरा ख़त्म हुआ, अचानक बिजली लौटी तो बोरा बिल्कुल साफ हो चुका था। हड्डियाँ कुछ बाहर भी बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। मैडम इसके बाद अब मेरी तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही थी। अब उसका ध्यान फिर पूजा की तरफ चला गया था। मंत्र का उच्चारण करने लगी। कुछ देर के बाद
वो काली लड़की को जैसे आवाज़ दिया, लेकिन वो भाषा अलग थी। मैं देखा कि वो लड़की की आत्मा अब मैडम के पूजा के बिल्कुल जो पूजा का स्थल था उसके सामने ही अब मुझे दिखाई दिया, और वो असली रूप में जैसी थी, वो काली कलोटी भयानक चेहरे वाली। मैं तो देख करके चीखने वाला था। आज जलने की बदबू अभी भी आ रही थी, जैसे उसका शरीर अंगारों से जल चुका है और अभी भी उसके शरीर में अभी आग जलने का निशानी बाकी है। और अचानक मैडम उस पर कुछ चीज़ को छिड़काव करने लगी। वो जल था, ना जाने कैसा जल, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे जल उनके शरीर पर पड़ रहा था, काली औरत पर, और उसका शरीर अब एकदम छोटा होता जा रहा था। देखते ही देखते शरीर बिल्कुल छोटा और जैसे ज़मीन में समा चुका हो। अब फिर एक सुंदर लड़की वहाँ पर दिखाई दी, और वो भी इतनी सुंदर थी कि मैं तो बस देखते ही रह गया था। ऐसी सुंदर लड़की को देख करके मैं आश्चर्य था। मैं समझ गया था ये वही काली कलोटी लड़की थी, जब मैडम ने इसको सुंदर बना दिया है, इसको असली रूप में ला दिया है, जो पहले थी है। जब ये घर से निकली थी, घर से भागी थी, वो वाली रूप में आ चुकी थी। अब फिर मैडम ने आदेश दिया कि तुम जा करके अब आराम करो। अब फिर वो पूजा खत्म हो चुका था। मेरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। मैं तो यहाँ पर हर बार हर चीज़ को नया नया देखता था। मैं अच्छे अच्छे अनुभव की, बुरा अनुभव भी किया इस जगह पर। ये आज का अनुभव मेरे लिए एक अलग ही स्थान था। मैं देखा था एक बुरी आत्मा को अच्छी आत्मा में बनते हुए, मतलब उसका चेहरा मोहरा। अब मैडम ने ये तो करके दिखा दिया था। इसके बाद उस जगह की अब मुझे सफाई करनी थी, इसमें बहुत टाइम भी लगना था। मैडम तो जो मेन सामान था उठा के चली गई और बोली, आशीष इस कमरे की सफाई कर दो। और फिर मैं सफाई में लग चुका था, और मुझे पता था कि अब कल क्या होने वाला है। उस आत्मा लड़की को लेकर के मैडम अब मुझे भी लेकर के अब उसके बताए हुए स्थान पर जाना है, जहाँ पर वो जेवर छिपा रखी है। अब मैं अब सफाई अच्छी तरह से पूजा स्थल को कर दिया था। अब फिर मैं फ्रेश होकर के अब अपने कमरे में आ चुका था, और मैं सोचने लगा था कि अब क्या होने वाला है। कल हम लोग उस स्थान पर जाएंगे जहाँ जेवर है छिपाया हुआ उस लड़की का। क्या वो मिल जाएगा इतने सालों के बाद में? क्या अभी भी वो ज़मीन के अंदर दबा होगा, या कोई चोर उचक्का उस जेवर को निकाल चुका होगा? ये तो कई सालों की बात है। मुझे संदेह था। अब यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गया कि मुझे सुबह ही आँख खुली। और सुबह मुझे मैडम आवाज़ दे रही थी और कहने लगी कि आशीष जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, हमें दूर सफ़र पर निकलना है। मैं समझ गया था कि वो सफ़र मेरे साथ ही करना है, उसी जगह पर जाना है जहाँ पर उस लड़की के जेवर ज़मीन के अंदर दबे हुए थे। अब मैं जल्दीबाजी में सब कुछ किया, नहाना धोना नाश्ता जो करना था सब कुछ जल्दीबाजी में। अब फिर मैं एक तरह से तैयार था, मैडम भी तैयार थी, और हम गाड़ी के पास पहुंच गए। अब मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था कि वो आत्माएं कहाँ हैं। मेरा इशारा शायद मैडम समझ गई थी। अब कहने लगी, आशीष आकर गाड़ी में बैठो, वो आत्माएं भी हमारे साथ में हैं। और इसके बाद मैं सब समझ चुका था। अब मैं अपना गाड़ी की सीट पर आकर के बैठ गया, और मैडम ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। पूरे दिन भर का हमने सफ़र किया। रास्ते में हम होटल पर ढाबा पर रुकते थे, जहाँ भूख लगती थी खाना खाते थे, चाय पीते थे, और इस तरह करते करते अब रात हो चली थी। 9 बज चुका था। अब मैं मैडम से पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था कि मैडम कितना दूर और आगे जाना है। सही मायने में
मैं गाड़ी में बैठे बैठे थक चुका था। इतना लंबा सफ़र मैंने आज तक नहीं किया था। मैडम शायद मेरी मन की बात पढ़ लिया था और कहने लगी कि आशीष, बस 2 घंटे का सफ़र और बाकी है, इसके बाद हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे। और वही हुआ। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए थे। वो जगह अब देख करके मैं तो आश्चर्य में डूब चुका था। वो फैक्ट्री का इलाका था। आसपास में हर जगह पर जिधर देखो फैक्ट्री ही फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। अब रात होने की वजह से सब फैक्ट्री का गेट बंद था। कौन सी फैक्ट्री चालू है, कौन सी फैक्ट्री बंद है, बस आवाज़ से मालूम पड़ता था। कुछ फैक्ट्री चालू भी थी जिसमें शोर हो रहा था, माल बन रहे थे। और मैडम की कार एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास रुकी। बड़ी लंबी फैक्ट्री थी और उसके दरवाजे पर बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। ना तो वहाँ कोई चौकीदार, ना कोई और देख रेख करने वाला। और पीपल का एक विशाल पेड़ उस जगह पर खड़ा था, गेट के पास ही। मैं जब उस पीपल को पेड़ को देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे उस काली लड़की की जो आत्मा ने बताया था, मैं सब कुछ समझ चुका था कि ये वही पीपल का पेड़ होगा जहाँ पर इसका प्रेमी आकर के घंटों इंतजार करके चला गया था। और वो लड़की इसी पीपल के पेड़ के पास एक खड्डे में अपना जेवर छिपाया था। हम सही जगह पर आ चुके हैं। मैडम और हम अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने मैडम से धीरे से बोला कि मैडम, मुझे तो लग रहा है कि यही पीपल का पेड़ है। और तब मैडम कहने लगी, हाँ, मैं तो जान चुकी हूँ। आत्मा लड़की ने मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तुम उसको अभी देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हें देख रही है। पिछली सीट पर तीनों की तीनों बैठी हुई है। लेकिन ये वक्त अभी बातचीत का नहीं है, हमें काम पर ध्यान देना होगा। और चलो, अच्छा है कि ये फैक्ट्री बंद है कई सालों से, नहीं तो हमारा काम इतना आसान नहीं होता। अब उतरो कार से। इसके बाद हम जल्दी से कार से उतरे। मैडम भी उतरी और वो दरवाजे को जो बंद पड़ा हुआ था और जंग लगा हुआ, उसमें ताला अब मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन एक छोटा भी गेट था। जैसे ही मैडम ने एक छोटे गेट पर हाथ रखा, वो आराम से आवाज़ करता हुआ खुल गया। और इसके बाद हम दोनों अंदर, फैक्ट्री के अंदर आ चुके थे। बड़ा ही विशाल एरिया था। फैक्ट्री के चारों तरफ बाउंड्री थी और वो लग रहा था कि कोई लोहा की फैक्ट्री है। ऐसा ही मुझे महसूस हुआ था देख करके, क्योंकि मैं पहले भी लोहे की फैक्ट्री में काम कर चुका था मजदूर के रूप में। और वो फैक्ट्री मुझे देख करके समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर पुराने लोहे को कभी गलाया जाता होगा और फिर नए लोहे में परिवर्तित किया जाता होगा। मैं अनुमान लगा चुका था वही जगह थी। लेकिन ये गड्ढा कहाँ पर है, किस जगह पर है? अब हमारी जो मैडम थी, अब अपना तंत्र का ज्ञान उपयोग करने लगी थी। शायद उस लड़की से संपर्क में थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, और वो स्थान को बता रही थी। जिस स्थान पर मैडम जाके रुकी ना, तो गेट से कम 20 कदम की दूरी पर था। और उस जगह पर ना तो कोई गड्ढा था, ना कोई ऐसा सुराख। सब कुछ पक्का था, कच्चा पक्का ईंट का बना हुआ। अब इस जगह को कौन खुदाई करेगा, वो भी रात में? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैडम शायद मेरे मन की बात पढ़ चुकी थी। अब कहने लगी कि आशीष, तुम इतना परेशान मत हो, ये मेरा काम है, मुझे ही करने दो। बस तुम मेरे साथ रहो और बस अपना ध्यान भटकने मत दो। और इसके बाद मैडम अपने काम में लग गई थी। मैं तो अब दूरी हो चुका था मैडम से। मैं समझ गया था कि मैडम के काम में रुकावट डालना ठीक नहीं है। मैडम अपना मंत्र का उच्चारण करती रही और शायद वो लड़की भी उनके साथ में थी, काली लड़की जो अब एक सुंदर लड़की बन चुकी थी। और मैडम शायद उसको आदेश दे रही थी
कि तुम उस जेवर को निकाल के ले आओ। और तभी वहाँ पर काला गहरा धुआं फैलने लगा और इसके बाद मैडम भी उस जगह से भागने लगी। उसको भागते देख मैं भी भागा और हम दोनों के दोनों गेट के बाहर आ चुके थे। अब मैडम ने छोटा गेट जल्दी से बंद किया और कोई मंत्र पढ़ करके जैसे लॉक लगा दिया हो। मैडम के चेहरे पर मैं देख रहा था कि पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा डरा हुआ नजर आ रहा था और मैं मैडम की हालत देख करके मैं खुद डर चुका था कि मैडम क्यों डर गई भाई। इतनी बड़ी तांत्रिक होकर के ये काला धुआं किस चीज़ का था, क्या हो सकता है उस जगह पर। अब मैडम उस काले धुएं के देख करके भागी क्यों, कौन हो सकता है उसके अंदर में। अब कुछ ही पलों में हम कार में सवार थे और मैडम ने कार को अब तेजी से उस जगह से मोड़ दिया और सीधा हम लोग हाईवे पर थे। फैक्ट्री एरिया कब का पीछे छूट चुका था। ना तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब बस आगे की तरफ देखते जा रहे थे। मैडम का ध्यान ना जाने कहाँ था, बस निगाहें उनकी रोड पर लगी हुई थी और एक ढाबे पर जा कर के उन्होंने कार रोका। अब फिर कहने लगी मेरे से, आशीष आओ हम लोग थोड़ा सुस्ता भी लें और कुछ खा पी भी लें। इतनी देरी के बाद में पहली बार मैडम ने आवाज़ मुझे दिया था। अब मैं भी अब मैडम के साथ उस ढाबे पर पहुंच गया। मैडम अब एक खाट पर, एक्चुअल में वो ढाबा ट्रक ड्राइवरों के लिए था, लेकिन मैडम शर्म कभी नहीं करती थी। जैसा देश वैसा भेष वो जानती थी। अब खाट पर बैठ करके और मुझे दूसरी खाट पर बैठने का इशारा किया। अब मैं भी दूसरी खाट पर बैठ गया था। अब मैडम ने पहले गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दिया, पानी की बोतल मंगवाई। जब पानी हम लोग दोनों जने पी लिए और चाय आ गई, चाय जब आधा कप हम दोनों का खाली हो चुका तो मैं मैडम की तरफ देखकर कहने लगा कि मैडम जी, वो काला धुआं क्या चीज़ था जिससे आप डर गई और अंदर से भागी। तब मैडम बोली कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो काला धुआं वो मामूली धुआं नहीं था, वो धुआं में एक शक्तिशाली प्रेत था और वो जो गड्ढा था उस गड्ढे में उसका ही घर था, जिसमें वो लड़की ने जो आत्मा थी उसने जेवर दबा दिया था। अब वो गड्ढा में वो जो प्रेत का घर है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग, चाहे कोई प्रेत आत्मा उस गड्ढे में उतरे। एक्चुअल में उसका घर है और वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें कोई दूसरी अब आइडिया लेना पड़ेगा। हम इतनी आसानी से उस जेवर को निकाल नहीं पाएंगे। हमें अब सोचना पड़ेगा। हम वापस अब अपने घर की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा हम लोग कुछ खा पी लें और थोड़ा देर सुस्ताने के बाद हम लोग निकल लेंगे और फिर हम नए तरह से प्लान करेंगे और जो होगा बेहतर हम करेंगे। लेकिन जेवर तो ज़रूर निकालेंगे आशीष, हम उस जेवर को छोड़ेंगे नहीं। वो जेवर आज के टाइम बहुत महंगा हो चुका है। और मैं मैडम की तरफ देखते ही रह गया था। मैडम की आंखों में मैं वो संकल्प देख रहा था जो मैडम कर लेती थी ना तो कभी पीछे नहीं हटती थी, और वही चीज़ मुझे आज उनकी आंखों में नज़र आ रहा था। और तब मैंने कहने लगा कि मैडम, ये जो हमारे पास आत्माएं हैं ये हमारी मदद नहीं कर सकती। मैडम हंसते हुए कहने लगी, अरे कैसी बात कर रहे हो आशीष, ये आत्माएं पिशाच से लड़ेगी, शैतान से लड़ेगी, इनमें इतनी शक्ति है। अरे भूल जाओ इनको, ये हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें तो पहले ही बता चुका हूँ। मैं समझ चुका था कि मैडम जब ये कह रही है तो बात सही है। अब फिर मैं मैडम से दूसरा सवाल कर बैठा कि मैडम, अब हम लोग यहाँ पर कब आएंगे, कब उस जेवर को निकालेंगे। मैडम कहने लगी कि देखो आशीष, हम अब पहले अपने फार्म हाउस जाएंगे और एक हम साधना करेंगे। अगर साधना में मुझे वो शक्ति मिल गई तब तो हम जल्दी
उस जेवर को उस जगह से निकाल लेंगे, और नहीं तो मुझे अपने गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन मैं उस जेवर को छोड़ूंगी नहीं। उस शैतान के घर से बाहर जरूर निकालूंगी। ये मेरा प्रतिज्ञा है। और मैं मैडम की तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में वो आभा मुझे दिख रही थी। आंखें एकदम सुर्ख हो गया था। अब इसका मतलब है मैडम रुकेगी नहीं, जरूर उस खजाने को पा के रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष जी की। ये कहानी थोड़ी लंबी है और मैं पहले भी अर्ज किया था। कई लोगों के कहना था कि राज भाई ये कहानी लंबी हो चुकी है, और कई लोगों के कहना था कि ये कहानी अब कुछ बोर भी कर रही है। और लेकिन मैं अपने सारे दर्शकों की बात सुना। कुछ लोगों का मानना था, जिनकी मात्रा बहुत कम थी, अब बहुत लोगों को मानना था कि नहीं राज भाई ये कहानी आगे बढ़नी चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ, इस कहानी को अंत तक ले जाऊंगा। और इस कहानी में हर पार्ट में आपको एक रोमांच का अनुभव होगा। नया नया चीज़ मैं हर पार्ट में लेकर के आऊँगा। मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो आप ज़रूर कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बहुत ही रोमांचकारी कल का एपिसोड होने वाला है। और दोस्तों, इस चैनल पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, देरी मत कीजिए। और लाइक तो ज़रूर करना है। और इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस कहानी को आप लोग आगे बढ़ाइए। और दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।